हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जल भराव की स्थिति है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन याद रखिएगा कि जो इसे नाइट्रोजन दिया जाता है ये किस जोन में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है, मतलब अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये दो मुख्यतः रीजन होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है एक किस रूप में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, याद रखिएगा, अमोनिया रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? याद रखिएगा, अमोनिया या अमोनियम रूप में दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए शेष जितनी भी जो क्रॉप्स है वो लगभग याद रखिएगा जो नाइट्रोजन को ग्रहण करती है ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, याद रखिएगा कि धान और आलू के अलावा जितनी भी जो शेष क्रॉप होती है वो सभी नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है? नाइट्रेट के रूप में। और धान और आलू क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नहरों के किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती है? अम्लीय, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि जो नहर है, ठीक है, तो नहर है तो इसके पानी क्या होगा, यानी इसकी जो पास का एरिया होता है वो क्या होगा? दलदली जैसा होगा। और जिसे बोला जाता है, याद रखा, सेम की समस्या। ठीक है, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाता है कि जो सेम की समस्या है ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है, तो याद रखिएगा नहरों के पास। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो नहर बहती है तो उसके दोनों साइड क्या होता है? थोड़ी सी सीम रहती है। ठीक है, सीम भी आप बोल सकते हो, आप दलदल भी बोल सकते हो। तो ये जो दलदली नुमा मिट्टी होती है इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा, सेम की समस्या। क्या बोला जाता है? सेम की समस्या बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहरों के किनारे वाली जो भूमि होती है वो किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, लवणीय होती है? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है नहर वाली तो ये होती है, याद रखिएगा, क्षारीय प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है भूमि? नहरों के किनारे ये होती है क्षारीय भूमि होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि लगातार वर्षा होने के कारण किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, तब आपको बताना है, याद रखिएगा, अम्लीय मृदा। दोनों को दोबारा से समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि नहरों के किनारे वाली भूमि तो ये होती है क्षारीय। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार मान लीजिए किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा होने के कारण मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है या फिर किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, तो होती है, याद रखिएगा, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है? 100 किलोग्राम, 105 से 150 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 150 से 175 किलोग्राम। तो अगर आपसे पूछता है, याद रखिएगा, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर का बीज उत्पादन, ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पर? सीड का जो प्रोडक्शन है ये कितना का हो जाता है, कितने किलोग्राम तक हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, टमाटर, तो इसके लगभग 100 किलोग्राम हम सीड प्रोडक्शन ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। कितना ले सकते हैं? लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम सीड उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि जलप्रिया नाम से स्टोर हो रहा है ना कि जलप्रिया किसकी वैरायटी होती है? मक्के की होती है, ज्वार की होती है, धान की होती है, फिर जौ की होती है? तो अगर आपसे पूछता है जलप्रिया, तो याद रखिएगा ये होती है धान फसल की होती है। किसकी वैरायटी होती है? याद रखिएगा, जलप्रिया ये होती है धान फसल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 ग्राम अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है? अगर आप सेवन करते हो 100 ग्राम अंडे का तो उससे कितनी कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि 175 कैलोरी, 180 कैलोरी, 160 कैलोरी या फिर 130 कैलोरी।
तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है 100 ग्राम अंडे के बारे में, तो 100 ग्राम अंडे का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे जो हमें कैलोरी प्राप्त होती है वो होती है लगभग 160 कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? लगभग याद रखिएगा 160 कैलोरी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा एक सामान्य अंडा का, ठीक है, एक अंडे का जो सामान्य वजन होता है ये कितना होता है, मतलब एवरेज जो वजन होता है, क्या एवरेज जो वजन होता है ये कितना होता है अंडे का, तो ये होता है याद रखिएगा 58 ग्राम होता है। कितना होता है? 58 ग्राम होता है। ठीक है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि 100 ग्राम अंडे का सेवन करने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो 160 कैलोरी। और अगर आपसे पूछता है कि जो प्रति अंडा होता है या फिर एक अंडे का सामान्य वजन कितना होता है, तो वो होता है याद रखिए 58 ग्राम होता है। कितना होता है? 58 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आलू से संबंधित है। और याद रखिए एक कॉमन क्वेश्चन है कि प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर क्या रखी जाती है, कि 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या फिर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। यहाँ पर आपसे सीड नहीं पूछा गया है बल्कि कंद होते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना कि आलू में क्या होता है, आलू में जो सीड हम यूज़ करते हैं तो सीड तो इसमें होता नहीं है, वैसे तो सीड होता है। एक मेथड है टीपीएस, ट्री पोटैटो सीड। तो टीपीएस मेथड का हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रति हेक्टर कंद का। किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? कंद का। तो अगर हम बात करें कंद, तो कंद का जो वजन होता है उसी के बारे में तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंद का वजन कितना होना चाहिए प्रति हेक्टर, कि 25 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल या फिर 40 क्विंटल। तो आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर और वो भी कंदों में, तो ये होनी चाहिए लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा कितना होना चाहिए? 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ना और आलू की सहफसल प्रणाली है। ठीक है। इन दोनों को साथ साथ लिया जाता है, लेकिन किस सीजन में? यहाँ पर आपसे पूछा गया सीजन के बारे में कि शरदकालीन ऋतु में, जायद ऋतु में, बसंतकालीन ऋतु में या फिर वर्षाकालीन ऋतु में। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिए गन्ना और आलू, तो इनके जो साथ साथ लिया जाता है ये किस में लिया जाता है? याद रखिएगा ये लिया जाता है शरदकालीन ऋतु में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? शरदकालीन ऋतु में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंडोसल्फान को जाना सा है, मतलब इसका जो सेकंड नाम होता है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एंडोसल्फान को किस नाम से जाना सा है, लिंडेन, थायोडान, एल्ड्रिन या फिर बीएचसी। याद रखिएगा बीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो आपको ये बताना है कि एंडोसल्फान का दूसरा नाम क्या होता है, लिंडेन, थायोडान, एल्ड्रिन या फिर बीएचसी। तो अगर हम बात करते हैं एंडोसल्फान, तो याद रखिए एंडोसल्फान को थायोडान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थायोडान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है। अब बौछारी सिंचाई क्या होती है? आपको ये तो पता होगा, इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? याद रखिए स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है। फव्वारा विधि है तो याद रखिए उसी को बौछारी सिंचाई विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है जहाँ मृदा धारण करती है, मतलब किस प्रकार की मृदा के लिए बौछार या फिर स्प्रिंकलर मेथड उपयुक्त रहता है? मटियार संरचना वाली मृदा के लिए, दोमट संरचना वाली मृदा के लिए, ऊंची नीची सतह वाली मृदा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वैसे याद रखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार देखने को मिलता है। या तो आपको ऊंची नीची सतह आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या फिर याद रखिएगा अंडुलेटिंग। इसका यार इंग्लिश वर्ड आप ज़रूर याद रखिएगा कि ऊंची नीची सतह को याद रखिए, इसे बोला जाता है अंडुलेटिंग, मतलब उबड़ खाबड़ सतह। ऊंची नीची मतलब उबड़ खाबड़ सतह वाली जो मृदा होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस सिंचाई मेथड का हम प्रयोग करते हैं? वो लेते हैं हम फव्वारा मेथड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंडुलेटिंग संरचना। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिए ऊंची नीची सतह के लिए, तो किसको लिया जाता है? स्प्रिंकलर मेथड को लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पानी की बचत होती है वो किस मेथड में होती है, तो वो होती है याद रखिएगा ड्रिप सिंचाई विधि में होती है। किस में होती है? ड्रिप सिंचाई मेथड में होती है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए बौछार में, तो स्प्रिंकलर में लगभग 65 से 70% के समथिंग क्या हो जाता है?
पानी की बचत हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं ड्रिप, तो ड्रिप में लगभग यार है 75 से 80 के समथिंग पानी की बचत हो जाती है। ठीक है, और ड्रिप मेथड को कहाँ से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत में धान की प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन सी होती है? तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, प्रथम विकसित बोनी प्रजाति, तो धान की कौन सी थी? ये थी जया थी। ठीक है, प्रथम विकसित बोनी प्रजाति कौन थी धान की? ये थी जया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है, या फिर सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है ये किस फसल को होती है? आलू, गेहूँ, जौ या फिर गन्ना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर गन्ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सी फसल ऐसी है जिसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका हमने आपको सुबह भी बताया था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा सुबह की क्लास में, तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है किसको होती है? गन्ने फसल को होती है। किसको होती है? गन्ने फसल को होती है। क्यों होती है? वानस्पतिक वृद्धि के लिए होती है। क्यों होती है? वानस्पतिक वृद्धि के लिए होती है। और अगर हम नाइट्रोजन की अधिक मात्रा यूज़ कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? पायरिला का अटैक बढ़ जाता है। जो पायरिला कीट होता है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की ये क्वेश्चंस आपको लगभग वीडियो के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।